हैं, तो वादी की तरफ से हो या प्रतिवादी की तरफ से हो, दोनों की तरफ से जो स्टेटमेंट होता है वो हमारे लिए प्लीडिंग होता है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि प्लीडिंग में किन किन चीज़ों को मेंशन किया जाए, है ना। जैसे इसमें इस प्रकार अभिवचन में वाद पत्र लिखित कथन दोनों सम्मिलित किया गया है। सिंपली मतलब समझा जा सकता है कि अगर रिटर्न स्टेटमेंट की हम बात करते हैं तो रिटर्न स्टेटमेंट हो चाहे वो प्लान्ड हो, वादी की तरफ से जब फाइल किया जाएगा इट विल बी कॉल्ड प्लान्ड, और जब उसी का जवाब डिपेंडेंट देता है देन इट विल बी रिटर्न स्टेटमेंट WS। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को प्लांट में इंक्लूड किया गया है। ऑर्डर 6 CPC का ऑर्डर 6 जो है उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं कि ऑर्डर 6 में तो रूल नंबर 1 में ये क्लियरली बताया गया है कि प्लीडिंग क्या होता है ना। अब प्लीडिंग के लिए डेफिनेटली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। क्यों? क्योंकि प्लीडिंग में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उसमें ऐड करना ज़रूरी है, जिन चीज़ों के बारे में किन चीज़ों को प्लांट में इंक्लूड किया जाना चाहिए, किन्हें नहीं। इसी तरह रिटर्न स्टेटमेंट में किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाए और किन चीज़ों को नहीं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसी से रिलेटेड कई सारे रूल्स हमारे ऑर्डर 6 में बताए गए हैं, जैसे कि अभिवचन में केवल घटनाओं का वर्णन किया जाना चाहिए, विधि का नहीं। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर जो एक्ट हुआ है या पर्टिकुलर जो बेसिक इशू है या सब्जेक्ट मैटर है या कॉज ऑफ एक्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे, लॉ के बारे में नहीं। आपका ऑर्डर 7 में आपको सूट फाइल करना है, ये हमें पता है, और उससे रिलेटेड हमें रेमेडी क्या चाहिए इसके बारे में हम उसमें मेंशन करेंगे। इन चीज़ों के लिए नहीं कि लॉ क्या कहता है या विधि क्या है, विधि के बारे में जुडिशरी को सब पता है। आपको यहाँ पर सिर्फ आपका बेसिक प्रॉब्लम और उससे रिलेटेड चीज़ें बतानी हैं। फिर इसी तरह केवल सारभूत तथ्य की घटना का वर्णन किया जाना चाहिए। मीन्स जो भी सब्जेक्ट मैटर है या जो भी जिस पर्टिकुलर एक्ट के कारण या जिस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड आपका इशू है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए यहाँ पर उन चीज़ों को मेंशन किया जाना ज़रूरी है। इसी तरह तथ्य जिसे साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना है उनका उल्लेख अभिवचन में नहीं किया जाना चाहिए। देखिए अभी यहाँ पर ये जो चीज़ है वो ये है, अभी आप इंग्लिश मीडियम वाले भी की पेशेंस आप लोगों के लिए पीपीटी है। जस्ट ये है कि कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों क्लास के स्टूडेंट मीन्स दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को क्लियरली समझ में आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जब पर्टिकुलर जिन चीज़ों के लिए हम प्रॉपर एविडेंस से उन चीज़ों को प्रूव करेंगे, उन चीज़ों को प्लीडिंग में लिखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों को कोई रजिस्ट्री के थ्रू उस चीज़ को प्रूव करना है, तो उसके बारे में हम सिर्फ एक लाइन उसमें मेंशन करेंगे कि इसके बारे में जो रजिस्ट्री है वो मेरा है, बाकी हम उसका कॉपी उसके साथ लगाएंगे। इसी तरह जब हम कोई प्लीडिंग लिखते हैं तो उसमें वो सारी चीज़ें शामिल हों जो कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर या जो भी इश्यूज हैं या कॉज ऑफ एक्शन है उससे रिलेटेड हो, उन सभी चीज़ों को उसमें ऐड किया जाना चाहिए। ऑर्डर 5 जो है उसे रिपील कर दिया गया है। पूर्ववर्ती शर्तों का विशेष रूप से वर्णन, अगर मान लीजिए कि पर्टिकुलर किसी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या कोई ऐसा पर्टिकुलर मैटर है, डिस्प्यूट्स है जिससे रिलेटेड पहले ही कोई शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, उन सभी चीज़ों को उस प्लीडिंग में इंक्लूड किया जाना चाहिए। ओवरऑल हर एक चीज़, जैसे कि उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं। हाँ, जैसे मान लीजिए कि किसी को डिवोर्स का डिवोर्स लेना है, तो यहाँ डिवोर्स के केस के लिए आप ये नहीं कर सकते कि आप सीधे से डिवोर्स केस के को फाइल कर दें, और वहाँ पर पहले आपको उस मैरिज को और लीगल मैरिज को प्रूव करना होगा, उसके बाद डिवोर्स फाइनल होता है। तो यहाँ हर एक चीज़ से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं उन सारी चीज़ों को उसमें ऐड किया जाना ज़रूरी है। फिर संशोधन के बिना अभिवचन में फेरबदल नहीं किया जाएगा। अब मान लीजिए कि किसी तरह का कोई अमेंडमेंट है जो प्लीडिंग से रिलेटेड है, तो उसके लिए परमिशन जो हमारे इश्यूज बनते हैं उसके पहले आप परमिशन लेने के बगैर उसमें किसी भी तरह का अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। फिर है किसी व्यक्ति की विदेश कपटपूर्ण भावना ज्ञान मस्तिष्क अन्य दशा का अभिकथन परिस्थिति को दर्ज किए पर्याप्त होगा। अभी पर्टिकुलर कुछ पार्ट पर ऐसी कोई कंडीशन है जिसे कि प्रॉपरली हम मेंशन नहीं कर सकते, उन चीज़ों को अगर मेंशन नहीं भी किया जाता है देन इट्स ओके। यहाँ पर उन चीज़ों को मेंशन किया जाएगा जो कि उस सब्जेक्ट मैटर से सीधे से रिलेटेड है। फिर अगर किसी नोटिस या सूचना से संबंधित कोई चीज़ें हैं तो उसे उसमें अभी अभी जो अभिवचन है उसमें शामिल किया जाएगा।
ठीक है, अब हम लोग पीपीटी से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को उससे भी क्लियर होगा। आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। प्लीडिंग शेल मीन्स प्लांट और रिटर्न स्टेटमेंट, ये क्लियर हुआ है सभी को अभी? Every pleading shall, when necessary, be divided into paragraph, numbers, conclusion and elegance. जितनी भी चीज़ें हैं उसे प्रॉपर पैराग्राफ में इंक्लूड किया जाएगा, उसमें सेपरेट पैराग्राफ में हर एक चीज़ को मेंशन किया जाएगा। इवन जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना 1 2 3 4 5 6 और उसी में और हमें पैरा चाहिए तो उसे हम ABCDEDF में ऐसे मेंशन करते हैं। तो एक ही बहुत बड़े बड़े पैरा हो सकते हैं बट उन पैराग्राफ में प्रॉपर चीज़ों को मेंशन किया जाना जरूरी है। इसी तरह डेट, सम, नंबर्स, हर एक चीज़ प्लीडिंग में फिगर आउट होगी। जैसे आप लोगों को उस दिन मैंने समझाया था कि अगर कोई प्रॉपर्टी का केस है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो उसकी जितना भी चारों की चारों डायरेक्शन हैं, चारों दिशाएं हैं, उसके बारे में यहाँ पर अगर पर्टिकुलर डिस्प्यूटेड मीटर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उससे रिलेटेड चीज़ों को उसका मेंशन किया जाएगा। फिर फॉर्म ऑफ प्लीडिंग, तो उस प्लीडिंग में वो हर एक चीज़ एप्लीकेबल होगा, कैरेक्टर्स, जो भी चीज़ें शामिल की जानी हैं, अब उसका पूरा अपेंडिक्स बनेगा व्हेन एप्लीकेबल, एंड जहाँ पर ज़रूरी हो वहाँ पर अपेंडिक्स बनाया जाएगा। एंड वेयर दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर्म्स ऑफ द लाइक कैरेक्टर नियरली एज मे बी शेल बी यूज फॉर द प्लीडिंग्स, पर्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी। जहाँ पर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें मेंशन किया जाना ज़रूरी है जिसका कि मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, जैसे कि फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विल, फुल डिफॉल्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस, एंड इन ऑल द अदर केसेस इन which particulars may be necessary beyond such as are exemplified in the forms aforesaid particulars, इन सभी चीज़ों को उसमें मेंशन किया जाएगा जहाँ पर ये इस तरह की चीज़ों को मेंशन किया जाना ज़रूरी है। ऑर्डर 6 का आपका 5 ओमिटेड है। फिर है ऑर्डर 6 का रूल 6 कंडीशंस प्रेसिडेंट, any condition precedent the performance of the occurrence of which the intent to be considered shall be हर एक चीज़ को इसमें इंक्लूड किया जाएगा जो नेसेसरी हैं, जिन चीज़ों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि प्लीडिंग में उन चीज़ों को मेंशन किया जाए। इसमें केस के नाम भी लिखिएगा प्लीज़। रामचंद्रपुरी वर्सेस, कुछ केस लॉस के नाम लिख लीजिए इसमें पहले। रामचंद्रपुरी वर्सेस शारदा प्रसाद ARI 1980। देखिए जिसमें मेंशन किया गया था कि अगर किसी भी प्लीडिंग का इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए तो वो कब, जब उसे पूरी तरह से पढ़ा गया है। अगर हम प्लीडिंग को पूरा नहीं पढ़ते हैं और उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं तो ये माना जाएगा कि प्लीडिंग में अगर कुछ भाग उसका कुछ पर्टिकुलर पार्ट छूट गया है और अगर उसे प्रॉपर उसका नहीं पढ़ा गया है और उसका इंटरप्रिटेशन किया गया है तो हो सकता है वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो। मीन्स प्लीडिंग में लिखी गई सारी चीज़ों को पढ़कर उसका इंटरप्रिटेशन उस प्लीडिंग के अकॉर्डिंग किया जाएगा। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि प्लीडिंग में जो जो चीज़ों को मेंशन किया जाना है बहुत ही सोच समझ कर किया जाए। इसके लिए केस का नाम लिख लीजिए आप, रामचंद्रपुरी वर्सेस शारदा प्रसाद AIR 1980। इसमें एक और लिखिएगा, रूल 6 के उसमें लिखना फेवर में, ऑर्डर 6 रूल 6 में लिखिएगा RM शेषाद्री वर्सेस GB वसंत 1969। जहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम किसी पर्टिकुलर
डॉक्यूमेंट से किसी चीज़ को प्रूव करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ उसका मेंशन किया जाना इनफ है, जहाँ की हम उस डॉक्यूमेंट को पेश करेंगे वहाँ पर। सेवन, जहाँ पर्टिकुलर किसी चीज़ को मेंशन किया जाना है, मेंटल कंडीशन को या किसी भी इस तरह के क्लेम को, वहाँ पर उन चीज़ों को मेंशन किया जाएगा। डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये 9 है। एक आपका शायद पॉइंट छूट गया है इसमें। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई फैक्ट्स हैं या किसी तरह का कॉन्वर्सेशन है या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पर जो भी फैक्ट्स हैं उस फैक्ट्स में जो सूट फाइल किया जाना है उसमें उन सभी चीज़ों को मेंशन किया जाएगा। और इसी तरह इस तरह, भाई आप लोगों को आवाज़ आ रही है प्रॉपर सभी को? मीन्स जनरल ट्रेडिंग के जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं वो इस तरह से हैं जिसमें कि वो सारी कंडीशंस बता दी गई हैं। अभी और हम लोग को पढ़ना है। आप लोग को आवाज़ आ रही है ना ठीक से सभी को? आवाज़ के कारण बहुत डिस्टर्ब होता है, क्योंकि ओवरऑल बाहर कितनी आवाज़ है मुझे आ रही है, तो आप लोगों को मेरी क्या आ रही होगी। देखिए यहाँ पर इफेक्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड, तो यहाँ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अभी जैसे मैंने बताया कि अगर किसी डॉक्यूमेंट को हम अब जब किसी चीज़ को एक्नॉलेजमेंट अगर किसी चीज़ का है, वेयर इट इज़ अ मटेरियल टू लाइज मैलिक प्रोडेंट इंटेंशन, ये अभी मैंने जैसे बताया ये चीज़ें। इसके अलावा नोटिस, वेयर इट इज़ अ मटेरियल टू लाइज नोटिस टू एनी पर्सन ऑफ एनी फैक्ट्स मैटर ऑफ थिंग्स, इट शैल बी सफिशिएंट टू लाइज सच नोटिस एज अ फैक्ट। जब किसी पर्टिकुलर पार्ट पर किसी नोटिस के बारे में उसमें बताया गया है तो उसे उस पर्टिकुलर चीज़ को भी उसमें मेंशन किया जाए। इसी तरह अगर कोई चीज़ वेरीफाई की जानी है ना, जैसे किसी पर्टिकुलर पार्ट को वेरीफाई किया जाना है तो उस चीज़ को वेरीफाई किया जाएगा। इसी तरह हर एक जगह जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर जिस भी डिपेंडेंट का एड्रेस ज़रूरी होता है वहाँ पर उस चीज़ों को भी मेंशन किया जाएगा, उसका एड्रेस मेंशन किया जाएगा। और जो चीज़ें ज़रूरी हैं कि जहाँ पर हम एड्रेस मेंशन करें, इसके अलावा वेरिफिकेशन करें, प्रॉपर प्लीडिंग को क्या बोलते हैं साइन करें। और इसी के साथ जैसे कि अभी 1999 में अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट के बाद अगर कोई प्लीडिंग है, प्लीडिंग के साथ अगर उसके साथ एफिडेविट नहीं लगाया गया है तो वो प्लीडिंग इनकम्प्लीट माना जाएगा। जितना प्लीडिंग है उसी के साथ पूरा का पूरा सत्यापन कि इसमें जितनी भी चीज़ें मेंशन की गई हैं उन सभी चीज़ों को, जितना जितना पार्ट इसमें मेंशन किया गया है उन सभी चीज़ों को किसके द्वारा सत्यापित किया जाएगा? वादी एवं अगर कोई रिटर्न स्टेटमेंट है तो प्रतिवादी के द्वारा। और अगर वो सत्यापित नहीं है तो ये माना जाएगा कि एक बहुत बड़ा मतलब इसे
वो एक फॉर्मेलिटीज नहीं है और उसे एक्सेप्टेड नहीं होगा अगर डिपेंडेंट और प्लेंटिफ की तरफ से उसे वेरीफाई नहीं किया गया है। तो इसमें केस का नाम लिखिएगा, प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस दिव्य ज्योति बोर्ड AIR 2000। अगर मान लीजिए कि किसी तरह का वेरिफिकेशन में कोई मिस्टेक है तो मिस्टेक विल बी एक्सेप्टेबल, अगर जानबूझ के वो नहीं की गई है तो। बट अगर हम ये मान लें कि हम बिना किसी सत्यापन के या बिना वेरिफिकेशन के या बिना किसी एफिडेविट के किसी सूट को फाइल कर दे तो वो पॉसिबल उस पार्ट पर नहीं होता है। इसी तरह एक केस और लिखिएगा इसमें, M इलियास वर्सेस कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर इंडिया, 2010 का है ये। अब एक चीज अभी हमने बताई, अभी हमने डिस्कस की थी कि अगर कोई सूट है और उसमें हम सारी इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन करते हैं, क्या हम उसमें इस तरह की चीजें, अभी जब आप एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि कभी भी कोर्ट में जैसे कि मान लीजिए कोई कितना भी गलत हो तो क्या हम उसके लिए उस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं जो किसी के लिए अपमानकारी हो या हानिकारक हो या ऐसे हो जो कि किसी पर कलंक लगाते हैं इस तरह के। तो यहाँ पर अगर ज़रूरी है, जैसे कि मोस्टली किस तरह के केसेस में इस तरह की चीज़ें होती है, डोमेस्टिक वायलेंस में होती है, फैमिली वाले जो मैटर्स होते हैं उसमें होती हैं कि लोग एक दूसरे पर कई तरह के लांछन लगाते हैं। अब अगर कोई चीज़ ऐसी है जैसे कि मान लीजिए किसी की एक कैरेक्टर से रिलेटेड कोई मैटर है, तो अब यहाँ पर अगर उससे रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ कुछ चीज़ों को मेंशन किया जा सकता है, अदरवाइज प्लीडिंग में हम वो चीज़ें नहीं डाल सकते जो किसी पर्सन के कैरेक्टर को गलत साबित करें। तो यहाँ पर ये इसी से रिलेटेड है, जो अभी मैंने केस का नाम मेंशन किया है, M इलियास वर्सेस ऑपरेटिव ऑफ फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर इंडिया 2010, कि यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए ओवरऑल आपको सिर्फ प्लीडिंग का यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोग जब ऑर्डर 6 को प्रॉपर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, एक्सक्यूज मी। पर यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं समझना वो ये है कि प्लीडिंग एग्जैक्टली होता क्या है। तो प्लीडिंग वो है जिसमें कि हम जो कोर्ट से रिलीफ चाहते हैं या हमारा प्लान्ट या रिटर्न स्टेटमेंट जिसमें हम वो सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं जिसके लिए कि हम कोर्ट से रिलीफ मांगते हैं, है ना। मीन्स यहाँ पर अब जनरली हमें क्या देखना है कि किस तरह से प्लीडिंग पेश किया जाएगा या प्लीडिंग को किस तरह से राइट डाउन किया जाएगा। तो उसमें सिंपली आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ऊपर हमारा कोर्ट का नाम होगा, कोर्ट के नाम के बाद प्लेंटिफ का नाम, डिफेंडेंट का नाम, वादी प्रतिवादी, उनका एड्रेस, उसके बाद कोर्ट मतलब किस सेक्शन में वो सूट फाइल किया गया है। अगर एप्लीकेशन हम कोई लगाते हैं तो उसमें भी हम ऊपर मेंशन करते हैं कि किस पर्टिकुलर सेक्शन में हम उस एप्लीकेशन को लगा रहे हैं। जैसे 151 का अगर कोई एप्लीकेशन हम फाइल करते हैं जो कि कोर्ट के इनहेरेंट पावर से रिलेटेड होता है तो हम ऊपर मेंशन करते हैं कि एप्लीकेशन किसके अंतर्गत, 151 के अंतर्गत। इसी तरह जब हम कोई सिविल सूट फाइल करते हैं तो वहां पर हम लिखते हैं कि ऑर्डर 7 में हमने इस सूट को फाइल किया है। अगर हम स्टे का लगाते हैं तो हम स्टे से रिलेटेड सेक्शन को मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर उससे मेंशन करने के बाद फिर उसमें पूरा वो सारी की सारे फैक्ट, सारा का सारा एक्ट, जो भी सारा रिलीफ हमें चाहिए उन सबको हम स्टेप बाय स्टेप मेंशन करते हैं। आपका ऑर्डर 6 यहाँ पर ये क्लियर करता है कि जब हम उस प्लीडिंग को लिखेंगे तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, वो सारे के रूल्स रेगुलेशंस और नॉर्म्स हमें बता दिए गए हैं। जैसे कि हम उसमें पर्टिकुलर एक्ट के बारे में बताएंगे, न कि लॉ के बारे में बताएंगे। इसी के साथ हम उसमें अननेसेसरी चीज़ों को शामिल नहीं करेंगे, हम उसमें ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे जो कि ऑकवर्ड फील कराएं या कोर्ट की जो मर्यादा है उसके लिए हानिकारक हो, उस तरह की चीज़ें उसमें हम शामिल नहीं करेंगे। बट जहाँ ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड कोई केस है, उसमें यहाँ ज़रूरी है कि उस लड़की के साथ अगर किस तरह का वायलेंस किया गया है, तो चाहे वो किसी भी तरह का हो, एक्सक्यूज मी, तो यहाँ उन चीज़ों को मेंशन किया जाना ज़रूरी है जो कि उस घटना से संबंधित है। अदरवाइज इस तरह की चीज़ों को ऐड नहीं किया जाएगा। फिर उन्हें प्रमाणित किया जाए, सत्यापित किया जाए, वेरीफाई किया जाए,
जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें उसमें ऐड की जाए। अगर कोई पुरानी कंडीशन है उन कंडीशंस को उसमें मेंशन किया जाए, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई रेमेडी हमें चाहिए तो उसे मेंशन किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट किस कंडीशंस पर हुआ है उसे उसमें मेंशन किया जाए। ओवरऑल अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उससे रिलेटेड सारी चारों दिशाएं जो होती हैं या जितना भी वो सब्जेक्ट मैटर है उन सब चीज़ों को उसमें मेंशन किया जाएगा। सभी जगह जहाँ जहाँ नीडेड है, मैंडेटरी होगा या ज़रूरी होता है वहाँ पर वादी और प्रतिवादी का पता मेंशन किया जाएगा। सभी चीज़ों को सत्यापित किया जाएगा। ओवरऑल सिर्फ इतनी चीज़ें हैं आपके समझने के लिए। तो यहाँ पर यहाँ पर आपका प्लीडिंग वाला जो पार्ट है एक बहुत ही सिंपल सा और एक बहुत साधारण सा पोर्शन है, जिसमें कि सिर्फ आपको ये देखना है कि अगर हम कोई केस फाइल करते हैं तो उस केस को फाइल किए जाने के टाइम पर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें उसमें हमें लिखना उसे ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर किसी को भी कोई डाउट है क्या कि प्लीडिंग क्या होता है, किसी को ये समझ नहीं आया है तो वो मुझसे अभी पूछ ले। और आज नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू हुआ है, इसलिए जिसको भी प्लीडिंग वाला पार्ट समझ नहीं आया हम लोग एक डाउट सेशन और रख लेते हैं, और अगर आप लोग बोलते हैं तो हम आज ही रख लेते हैं। दोपहर में अगर कोई सब लोग का लेक्चर से जब आप लोग फ्री हो जाते हैं तो मुझे मैसेज कर दीजिए, सब लोग डिसाइड करके, और उसमें आप कोई भी एक